हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे जो बातें की थी मैं उसे याद दिला दूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल और उसके ड्रॉबैक पे बातचीत की थी। इस लेक्चर में हम लोग 4 या 5 चीजों पे बातचीत करेंगे। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, और न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में बातचीत करेंगे और इन पे कुछ सवाल करेंगे। तो ये 4-5 एजेंडा है इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लेक्चर 2 पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले, बोर्स थ्योरी पढ़ने से पहले, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को समझना जरूरी है। कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अभी से जाननी होंगी, है ना। जो व्यूवर्स इसे देख रहे होंगे वो 11th क्लास में होंगे अगर, तो उनको ये मतलब अभी से जानना चाहिए। ये 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, पर अभी से आपको थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज, पहला पॉइंट, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी चार्ज का क्या है, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेकेंड थिंग इज, दूसरी चीज, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ क्वांटाइज्ड का? क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ कि जितना भी चार्ज होता है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब क्या है ना, मतलब ये कि ई को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है, और हर चार्ज इस दुनिया का ई के ही मल्टीपल में आता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चीजें फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जैसे चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट आप दुकान जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे 1.25 चिप्स के पैकेट दीजिए या 1.5 चिप्स के पैकेट दीजिए। ठीक है, क्योंकि चिप्स का पैकेट या तो एक आएगा या फिर 2 आएगा, तो हम कहेंगे चिप्स के पैकेट क्वांटाइज्ड है। ऐसे ही चार्ज भी क्वांटाइज्ड है, ये उसका पैकेट है। ठीक है, सबसे छोटा पैकेट जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दुनिया में हर चार्ज इसी चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ना, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। तीसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, फोर्स क्या, अगर दो चार्ज हैं, ठीक है, ये आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, दो चार्ज हैं, है ना, और अलग अलग वैल्यू के हो सकते हैं। हो सकता है कि ये 10 कूलम चार्ज हो सकता है ये 1 कूलम चार्ज हो, लेकिन 1 कूलम जो फर्स्ट के ऊपर फोर्स जो लग रहा है दूसरे की वजह से, और दूसरे के ऊपर जो लग रहा है पहले की वजह से, इन दोनों की वैल्यूज बराबर होती है, इन दोनों फोर्सेस की। ठीक है, दो चार्ज अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं और फर्स्ट पे सेकंड की वजह से और सेकंड पे फर्स्ट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो दोनों बराबर होंगे, है ना, और इनकी वैल्यू जो होगी, है ना, F21 कहिए चाहे F12 कहिए, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, और ये जो फोर्स होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 कूलम पे 10 कूलम के वजह से जो चार्ज फोर्स लगेगा और 10 कूलम पे जो 1 कूलम के वजह से लगेगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो यानी जो ये फोर्स लग रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या, अगर ये दो चार्ज है और इनके बीच में दूरी r है ना, तो हम कह सकते हैं ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट कहते हैं, इसको सेकंड पॉइंट कहते हैं, तो आप कह सकते हैं क्या कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r², है ना। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², जहां पर ये एक कांस्टेंट है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय r²। फोर्स इज इक्वल्स टू, है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², जहां पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1/4πε0 आती है, जिसकी, है ना, वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 9 इंटू 10⁹ आएगी। ठीक है ना, इस एप्सिलॉन नॉट को, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं, और इसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन, सॉरी ये इधर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, कूलम स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है। ठीक है, अच्छा, और तो ये आपका आज के बाद हमारे फोर्स की वैल्यू हो गई। 4 और पाई के यूजुअल मीनिंग है, 4 मतलब 4 और पाई मतलब, है ना, 3.14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्स। तो मैंने अब तक आपको 3 बात बताई। पहला टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैंने बताया चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड चीज बताई कि चार्ज हमेशा फिक्स्ड पैकेट्स में आते हैं ना, हमेशा चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, और जो सबसे छोटा चार्ज इंसान को मिलता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। अगर आप फोर्स की बात करिए तो फोर्स जो है ना, दो चार्ज पार्टिकल्स पे जो लगता है, फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वैल्यू F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² निकल के आती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं कहूं कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब भी 2 लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आप उनको जाने से रोकते हैं, उनके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। इस एनर्जी को अगर देखना है तो आप दोनों हाथ हटाइए, वो दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब भी 2 चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हों और आप उनको एक दूसरे की तरफ जाने से रोकें, तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। या जब भी 2 लोग एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं और आप उनको दूर ना जाने दें, तब जो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, जो एनर्जी रिस्टोर होती है उसके अंदर, उसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ये 2 चार्ज हैं, अगर मैं 2 चार्ज ले लूं, यहां पे एक चार्ज Q1 है, ये इसके r दूरी पर, दूसरा चार्ज है Q2 है, ये पॉइंट चार्जेस हैं। अगर इन 2 चार्जेस में आपस में अगर रिपल्शन है, अगर आप इनको दूर जाने से रोक रहे हैं, तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है और आप इनको करीब आने से रोक रहे हैं, तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसकी वैल्यू निकल के आती है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, इसकी आप डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आपको 12th क्लास में जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ये कहां से आया आपको पता चल जाएगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। यानी जब भी पोटेंशियल, जब भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब क्या, अट्रैक्शन होगा, जब भी अट्रैक्शन होगा, है ना, इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव निकल के आएगी। जब भी ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। ये जब दोनों नेगेटिव होंगे, इनका प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा। भाई अगर दोनों नेगेटिवली चार्ज होंगे तब भी रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे तब भी रिपेल करेंगे। यानी जब इनके बीच में रिपल्शन होता है, तब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। एक चीज मुझे मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है में ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव डिटरमाइन करने वाले चार्जेस हैं। अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा और तब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये बात भी याद करने लायक है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोई भी अगर नेगेटिव होती है तो वहां पे अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव होती है तो वहां पे क्या होता है, रिपल्शन होता है। लास्ट चीज जो फर्स्ट टॉपिक में है वो है पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, इसको भी समझा जाए। देखिए, जब आप एक चार्ज है तो उसका किसी r दूरी पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इस चार्ज के वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। मान लीजिए V पोटेंशियल डेवलप होता है, तो आप इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, इसकी यूनिट V, वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। मैंने आपको बताया चार्जेस 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, फोर्स उनके बीच में 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2/r होती है, और पोटेंशियल 1/4π, है ना, Q1 ही Q ही ले लीजिए, Q/r हो जाती है। ठीक है, इतना पढ़ा। नाउ सेकेंड थिंग इज, दूसरा टॉपिक क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कल यानी लेक्चर 1 में हम लोगों ने
है ना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कोई एक 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल है ना 180 डिग्री डेविएशन सफर करके वापस लौट आता है, तो वो न्यूक्लियस के कितने पास तक पहुंचता है, वो जितने पास तक पहुंचता है उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जानना चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। अगर कोई मान लीजिए एक न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और इसमें इसका एटॉमिक नंबर Z है। Z का मतलब अभी थोड़ी देर बाद भी बताऊंगा मैं। एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। आपको पता है एक प्रोटॉन पे चार्ज E होता है, और अगर एटॉमिक नंबर Z है तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा इस न्यूक्लियस पे, Ze। लेट अस कॉल दिस एज चार्ज Q2, ठीक है। यानी अगर कोई एटम है तो उसके न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाता है, Z इंटू ई। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, जिसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, और E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, ठीक है। मान लीजिए आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, और ये दूरी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट दूरी से आप m मास का एक पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं v वेलोसिटी से, जिसका चार्ज +q है। अब मुझे एक बात मालूम है कि ये जो चार्ज है ना, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। इस चार्ज Q को Q1 कहिए, Q1 चार्ज Q के बराबर है, इसके ऊपर Q1 चार्ज है मान लीजिए। चलिए, तो अब अगर इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरफ बढ़ते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे रिपल्शन की वजह से कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा और इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर चुकी होगी, और वो क्षण भर के लिए रुकेगा और फिर वापस बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल जहां तक लास्ट पहुंचता है, जहां पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, और जिसके बाद ये वापस लौटना शुरू करता है, उस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। उस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो हम एक अक्सर ये निकालने को कहा जाता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बने कि एक कॉपर न्यूक्लियस है जिसकी तरफ एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, तो बताइए कि उस न्यूक्लियस के वो कितने करीब तक पहुंच जाएगा। तो आप बड़े आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। यहां पर इसकी इस पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 12mv², ठीक है। इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/4πε0 Q1 Q2, है ना, Q1 Q2 अपॉन इस Q1 की वैल्यू Q ले लीजिए, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। R डिस्टेंस कितना है, ये इनफाइनाइट दूरी पे है, तो है ना पोटेंशियल एनर्जी R हो जाएगी। नाउ ये 1/∞ इज 0, तो हम कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 12mv² है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। क्यों, 12m0² दैट इज 0। इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसकी, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0 Q1 है Q इंटू ZE, Q2 है ZE अपॉन R0। R0 है वो दूरी न्यूक्लियस से जहां तक ये क्लोजेस्ट पहुंचेगा, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है, बड़े आराम से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि है ना टोटल इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी तब जब चीजें इनफाइनाइट पे थी, और फाइनल एनर्जी तब जब वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड फाइनल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 12mv² प्लस, ठीक है ना, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q इंटू ZE, Q इंटू
जेड ई बाय आर नॉट हो जाएगी, आर नॉट हो जाएगी, इतना आ जाएगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी चूंकि वेलोसिटी इस पॉइंट पर मोमेंटरली जीरो हो गई है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। आर नॉट उधर ले जाइए, आर नॉट इज इक्वल टू 2 क्यू जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एम वी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन देता है इस पे तो आप कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सम न्यूक्लियस। आइए क्वेश्चन करते भी हैं। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आई? 2q जेड ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट the distance of closest approach, calculate the distance of closest approach when an alpha particle is projected towards a sodium nucleus। चलिए यही क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से, तरीका तो यह है कि आप यहीं से शुरू करें। ठीक है ना, जब आप किसी भी अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे न्यूक्लियस की तरफ टुवर्ड्स, ठीक है, तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए और फाइनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है ना, वी स्क्वायर। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सोडियम न्यूक्लियस with a velocity equal to 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, या आप बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हाफ इंटू एम, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। आपको पता है अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो उसका मास जो है 4 AMU हो जाएगा। 4 AMU को अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 1.67 इंटू, है ना, 10⁻⁻27 kg आएगा। तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, वी स्क्वायर 500 स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, है ना। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? 2e। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है वो 2e चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो आप लिख सकते हैं q इंटू जेड ई। क्यू कितना हो जाएगा? 2e। और z कितना हो जाएगा? सोडियम का z होता है 11e बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा? हाफ इंटू 4 इंटू 1.67 इंटू (10⁻⁻27 kg इंटू 5 5 25 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू 11 2 22 इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाई आर नॉट। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आर नॉट कितना हो जाएगा? आर नॉट विल बी इक्वल टू 22 इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, है ना, बाय ये भी 2 इधर चला आएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, बाय, है ना, 4 इंटू 4 AMU है तो मैंने AMU को kg में कन्वर्ट कर दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना, इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना दूरी आएगा इतना दूरी तक वो न्यूक्लियस के पहुंचेगा। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा।
तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिए, एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लिया कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और दूसरी चीज हम लोगों ने देख ली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि किसी अल्फा पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो मिनिमम कितने डिस्टेंस तक न्यूक्लियस को अप्रोच कर सकता है। तीसरी चीज क्या, आइए हम लोग अब न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में जानने की कोशिश करें। थर्ड टॉपिक इस लेक्चर का है ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर आप सिस्टमैटिकली इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर, लगभग 12-13 लेक्चर होंगे, अगर आप इफ यू गो थ्रू दैट, आपका चैप्टर परफेक्टली तैयार हो जाएगा, है ना। आपको बाहर से, है ना, किसी भी वर्जन ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे आईआईटी चाहे नीट, किसी भी एग्जाम के लिए आपको, है ना, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इसके अलावा आप सवाल लगा सकते हैं हर जगह से, ठीक है। थ्योरी और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहीं पे कवर कर दूंगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के साइज की बात की जाए, देखिए न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसका ऑर्डर 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर के ऑर्डर का होता है, और एटम का जो साइज है वो 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के साइज और इसके साइज में 1 लाख गुने का फर्क होता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, कि अगर आप न्यूक्लियस को 1 मिलीमीटर रेडियस का मान लीजिए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 लाख गुना, यानी 1 मिलीमीटर इंटू 10 इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू 100 इज मीटर, एंड मीटर इंटू 100 इज 100 मीटर्स, ठीक है। यानी अगर आप न्यूक्लियस को 1 मिलीमीटर मान लें, इसको अगर आप 1 मिलीमीटर मान लें तो इसका रेडियस जो है वो 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 100 मीटर हो जाएगा। यानी अगर एक सरसों के दाने इतना बड़ा न्यूक्लियस होगा तो आपका एटम जो है 100 मीटर रेडियस का एक बड़ा सा स्फीयर आप इमेजिन करिए, उस स्फीयर के न्यूक्लियस जो है वो एक छोटा सा राई के दाने के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इनके रेडियस का, है ना, मैग्नीट्यूड या स्केल है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, एक क्रूड फॉर्मूला है, ये जो रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू R0 इंटू a टू द पावर ऑफ 1/3, ये फॉर्मूला होता है। R0 क्या है, R0 एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है ना न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 से लेकर, है ना, मीटर से लेकर, है ना, 1.44 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर के बीच में रेंज करती है, ठीक है ना। R0 की ये वैल्यू हो जाती है, तथा A जो है, A इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। जिस एटम का आपको, है ना, न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है उसका एटॉमिक मास यहां पे रख दीजिए, आपको जो है उसका रेडियस मिल जाएगा। ये एक क्रूड फॉर्मूला है, ठीक है, लमसम, है ना, चीजें इतनी ही होती हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे कोई बेबाकी से पूछ सकता है कि फाइंड द, है ना, डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी आपसे, है ना, बड़े आसानी से एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है आप कर भी लेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, है ना, अगर कोई देता है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ से एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, ठीक है, आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं। अगर एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, किसी भी चीज की जो डेंसिटी होगी वो होगी मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना, एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 AMU होता है, एक एटम का। आपको मालूम है कि अभी मैंने पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड थ्योरी में बताया था कि अगर एक एटम का पूरा मास लगभग उसके न्यूक्लियस में होता है, तो अगर एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक मास 27 है तो इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस का मास लगभग 27 AMU है। तो आप बड़ी आसानी से इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, 27 AMU बाय, मान लीजिए इसके न्यूक्लियस का रेडियस R है, ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस R है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, 4/3 पाई R³, ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये अलग बात है कि मैंने चीजों को ऐसा यूनिट में नहीं कन्वर्ट किया है, आइए धीरे धीरे इसको सही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में निकले तो आपको AMU को kg में लेना होगा, यानी डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू
27 AMU, 27 AMU कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -27 kg। तो ऊपर वाली चीज जो AMU में थी उसको तो मैंने kg में कन्वर्ट कर लिया, नीचे वाली चीज को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? 4/3 पाई, पाई इज लाइक 22/7 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब करना है। आर क्यूब, आर कैसे निकलेगा? हमें ये फॉर्मूला मालूम है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर ऑफ 1/3। आर नॉट की बाय डिफॉल्ट मान लीजिए ये वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आर नॉट 1.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -15 इंटू, है ना, ए कितना है एल्यूमिनियम का? एटॉमिक मास कितना होता है? 27 का पावर 1/3। 27 का पावर 1/3 मतलब क्या हो गया? 3, क्यूब रूट 3 हो गया। तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -27 kg बाय 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -15 इंटू 3 का होल क्यूब, है ना। ये आपका मीटर में था इसलिए मीटर क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब में। ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि ये 10 टू पावर -45 है। 45 ऊपर चला जाएगा तो 45 माइनस 27 इज लाइक 10 टू दी पावर ऑफ 18। तो ये 10 टू दी पावर ऑफ 18 kg पर मीटर क्यूब का के ऑर्डर का आता है, जो कि बहुत बड़ी डेंसिटी है ना। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि ये कितनी बड़ी डेंसिटी है। मैं इसका ये कितनी बड़ी डेंसिटी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने एटम्स हैं उन सब के न्यूक्लियस आप निकाल लीजिए तो वो हो सकता है कि 1 मीटर क्यूब में आ जाए, ठीक है ना। और उसकी डेंसिटी लगभग इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर ऑफ 18 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी डेंसिटी होती है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारा न्यूक्लियस, जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इट इज वेरी हैवी एंड मैसिव पार्टिकल एज वेल एज स्मॉल, वो यहां से क्लियर हो जाता है। वो छोटा भी है और भारी भी है, क्योंकि कोई चीज अगर छोटी के साथ साथ भारी है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। और यहां हम प्रूफ कर ले जाते हैं कि डेंसिटी वाकई बहुत ज्यादा है, 10 टू द पावर ऑफ 18 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, 3 टॉपिक कवर कर लिया हम लोगों ने, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा हम लोगों ने। इसके बाद, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला। इसके बाद हम लोगों ने, है ना, न्यूक्लियस का साइज भी देख लिया, साइज निकाला, उसकी डेंसिटी निकाली। चौथी चीज जो जाननी है हमें वो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक, अब मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है x, तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं z और a, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का लिटरली मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसको एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर भी कह देते हैं। और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो चौथा टॉपिक है एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, उसमें बस इतना है। अगर कोई आपसे लिखता है ऐसे, है ना, कि कार्बन 612, तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 - 6 हो जाएंगे। क्यों 12 - 6 हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि 12 जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 है ना, 12 है, एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 - 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लगे हाथों मैंने ये बताया कि Z एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और लगे हाथों हमने ये भी सीखा कि Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो A - Z होते हैं। यहां पे दिखाई पड़ रहा है A - Z, एटॉमिक मास माइनस दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A - Z के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। कितने तरह के न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? रुक देना यार, प्यास लगी बहुत। आइए देखते हैं, है ना, नेक्स्ट टॉपिक, 5th टॉपिक,
ना टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। कई तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। पहला आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स का मतलब होता है ना, Z सेम A डिफरेंट। मतलब क्या? एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, है ना। इसको प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। इसको ड्यूटीरियम कहते हैं, ड्यूटीरियम। और इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो ये आइसोटोप्स हो जाएंगे। या आपने देखा होगा, है ना, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, कार्बन 14 भी होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स का मतलब होता है वो दो लोग जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। ऐसे ही दूसरी चीज हो जाती है, दूसरी तरह के न्यूक्लियाई है आइसोबार। ठीक है। आइसोबार का मतलब होता है Z डिफरेंट और A सेम। मतलब क्या? सॉरी, Z डिफरेंट और A सेम। यस। मतलब क्या? ऐसे दो लोग जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास इक्वल हो, ऐसे दो लोगों को आप आइसोबार कहते हैं। जैसे, है ना, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14। ठीक है। तो ये आइसोबार्स हैं। क्यों? इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, ठीक है, पर इनका एटॉमिक मास क्या है? सेम है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे, है ना, आर्गन 18 40। आर्गन 40 एक आइसोटोप है ना, आर्गन का। आर्गन ऐसे ही 19 40 और क्या, है ना, कैल्शियम 20 40। ये सब आइसोबार हैं। इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं पर एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। ठीक है। इनको आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट चीज, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसे कहते हैं? ऐसे दो लोग जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? आपको मालूम है, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और A मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आप इन दोनों को घटा देंगे, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, A माइनस Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दो लोग जिनका A माइनस Z सेम आ जाए, ठीक है, दो लोग जिनका A माइनस Z की वैल्यू सेम होगी, है ना, हम उनको आइसोटोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 6 14, ऑक्सीजन 8 16। ये आइसोटोन्स हैं। क्यों? आप हमेशा इनका A बाई Z आप निकाल के देखिए, A बाई Z इनका सेम आएगा। 14 माइनस 6 इज 8, 16 माइनस 8 इज 8। यानी इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है। तो ऐसे दो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। ठीक है। और दो तीन तरह के न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। अगली चीज क्या? अगली चीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, इसको भी समझा जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई न्यूक्लियर स्पीशी नहीं है। ऐसे दो लोग जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऐसे दो लोग जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो जाए, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। बहुत सिंपल है। आप लिख सकते हैं नियॉन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सोडियम। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियॉन में ना 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में 11 होते हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है Na+, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहा जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का मतलब ऐसे कोई भी दो स्पीशी जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहलाएंगे। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस नियॉन है, सोडियम है प्लस है, मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, या एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, या फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, या ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, या नाइट्रोजन, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे, तो ये सारी की सारी स्पीशीज जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगे। नेक्स्ट अगली चीज क्या? तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज क्या? आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स
आइसोस्टेट्स किसे कहते हैं इसको भी समझिए। आइसोस्टेट्स का मतलब होता है ऐसे दो लोग जिनमें सेम नंबर ऑफ, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, देखिए ये न्यूक्लियाई नहीं है, ठीक है। आइसोस्टेट्स मींस टू मॉलिक्यूल्स, है ना, दो मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स हैविंग दीज प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ए नंबर ऑफ एटम्स सेम, अगर उनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम है और नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो जाए, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोस्टेट्स कहते हैं, ठीक है। आइसोस्टेट्स कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस इसका मैं एग्जांपल ले सकता हूं, N2O और CO2। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स की बात करिए, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3, है ना, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स सेम हो गए, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया ये फॉलो कर रहा है, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने जाए, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो आप पाएंगे कि नाइट्रोजन में 7 दूनी 14 और ऑक्सीजन में 8, 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां कितने हो जाएंगे, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8 दूनी 16, यहां भी कितने आ जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, सेम हो जाएंगे, यानी यहां पे ये जो सेकंड कंडीशन है वो भी फॉलो हो रही है। तो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम हो और जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, है ना, ऐसे दो लोगों को हम क्या कहते हैं, है ना, जिसमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, उनको आइसोस्टेट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, लास्ट डेफिनेशन बचा है आइसोडाइफर्स, इसको भी समझा जाए। लास्ट चीज जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में हो जाएगा आइसोडाइफर्स, ठीक है। आइसोडाइफर्स किसे कहते हैं, आइसोडाइफर्स का मतलब होता है, आइसोडाइफर्स का मतलब हो जाएगा ऐसे दो लोग जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम हो, ठीक है ना। आइसोडाइफर्स आर दो स्पीशीज विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं किसी भी स्पीशी में Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आप जानते हैं इन दोनों घटाने पे A माइनस Z जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर रहता है, अगर हम माइनस ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो इसकी वैल्यू होती है A माइनस Z, यानी A माइनस Z, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो Z होते हैं, Z सेम। यानी आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि आइसोडाइफर्स वो लोग होते हैं जिसमें एटॉमिक मास -2 इंटू एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। तो कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं, इसको शब्दों में लिख सकते हैं, आइसोडाइफर्स आर टू न्यूक्लियाई which have same difference of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये चीजें मैं बोर्ड पे इसलिए लिखता हूं ताकि अगर कोई, है ना, जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई चाहे तो वो, है ना, एक फास्ट नोट्स भी बना सकता है, क्योंकि इस वीडियो को डेवलप करने का मतलब भी यही है कि आप कहीं भी हो, आप अपने घर बैठकर भी, है ना, IIT और नीट के लिए कोचिंग केमिस्ट्री को पढ़ सके, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से हम लोग इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि आपको कहीं आप कोचिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर वो सारी इंफॉर्मेशन जान जाएं जो एक टीचर क्लास में देता है। मुझे इस तरह के कोच करने का IIT और मेडिकल के लिए लगभग 17 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जो चीज मैं क्लास में देता हूं वो एग्जैक्टली यहां इस वीडियो के रूप में उपलब्ध है। तो इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे आप तैयारी कर सकते हैं। हर जगह के क्वेश्चंस आपसे लगेंगे अगर आप पूरे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सिस्टमैटिक वे में गुजरते हैं, तो सिक्वेंशियली गुजरते हैं। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि आइसोडाइफर्स ऐसे दो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए तो उन्हें आइसोडाइफर्स कहते हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा, है ना, इसका एग्जांपल मुझे याद आता है, एक है लेड 82-208 और बिस्मथ 83-210। ये आइसोडाइफर्स है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, A माइनस 2Z सेम आना चाहिए, A माइनस 2Z सेम आना चाहिए। A कितना हो जाएगा, A इज 208 माइनस 2Z इज, इसका 2 गुना कर दीजिए 164, ये आ जाएगा 44।
ठीक है, इसके लिए कितना आ जाएगा 210 और 83 इंटू 2 इज 166, सो दिस इज लाइक 10 माइनस 6 इज 4, दिस इज 4 अगेन। चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम आ गई a माइनस जेड, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्पीशीज जो हैं वो आइसोडाइफर्स है, ठीक है, डाइफर्स है। तो इस लेक्चर में एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न हम लोगों ने लगभग इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। मैं आपको अब मुझे इस पे एक आपको सवाल कराना है कि कैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन गिने जाएं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड मान सकते हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल, ठीक है। मैं एक टेबल दे रहा हूं आपको, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये टेबल है पार्टिकल मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसा है। नाइट्रोजन एटम है ना, कैल्शियम आयन, ऑक्सीजन एटम और ब्रोमाइड आयन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टेबल कुछ इस तरह का है। ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, नाइट्रोजन है, न्यूट्रॉन 7 7 है ना, आपको जितने बॉक्स खाली रह जाते हैं उसको फिल करना है। सपोज टू कंप्लीट द टेबल, ये आ जाएगा 20 है ना, 20, दिस इज लाइक 16 8 45 36। आइए सीखते हैं कैसे इसे करना है। पहला नाइट्रोजन एटम, अगर इलेक्ट्रॉन 7 है, अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.2 10⁻19 कूलम और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज 0 आएगा। वैसे ये बात मैंने है ना मोल कॉन्सेप्ट में भी बहुत डिटेल में पढ़ाई है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को जोड़ देंगे 0 आएगा चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन को जोड़ेंगे तब भी चार्ज 0 आएगा, n इलेक्ट्रॉन n प्रोटॉन को जोड़ेंगे तब भी चार्ज 0 आएगा। यानी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो इसका मतलब वो चीज जो है वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो उल्टा करिए, अगर कभी भी कोई न्यूट्रल स्पीशी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है। अब मैं यहां देख सकता हूं कि नाइट्रोजन न्यूट्रल है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, यानी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, 7, ठीक है, प्रोटॉन उतने होंगे। और जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। और जहां तक एटॉमिक मास का सवाल पैदा होता है तो आप जानते हैं एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, यानी 7 और 7 जोड़कर 14 लिख देंगे यहां पे। तो इस तरह से आप फिर द ब्लैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। आइए कैल्शियम की बात करिए, कैल्शियम का Z20 है, तो इसलिए कोई डाउट नहीं कि इसमें प्रोटॉन भी 20 होंगे, ठीक है, प्रोटॉन भी 20 होंगे क्योंकि प्रोटॉन और Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन और Z की वैल्यू सेम होती है। अब अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए तो 20 20 40, तो हम कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मास 40 हो गया। अच्छा, तो ये भी निकल गया। इलेक्ट्रॉन की बात है, आपको मालूम है अगर कैल्शियम न्यूट्रल होता, अगर कैल्शियम न्यूट्रल होता तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते, प्रोटॉन जितने होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन +2 चार्ज ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को छोड़ के चले गए, तो आप इसमें से 2 घटा देंगे, यानी यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन में का Z8 है तो प्रोटॉन 8 होगा। चूंकि ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी सेम होंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, A माइनस Z, A में से Z घटाइए, न्यूट्रॉन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो ये चीज आ गई। अब आइए लास्ट वाले पार्ट में, इलेक्ट्रॉन ब्रोमाइड आयन में 36 है, ये ना होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते, लेकिन इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे एक ज्यादा आ गया है, ठीक है। यानी अगर ब्रोमाइड में 36 इलेक्ट्रॉन है तो ब्रोमीन में 35 ही होंगे, क्यों,
क्योंकि ब्रोमाइड माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तब वो 36 है, यानी ब्रोमीन एटम में 35 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर ब्रोमीन एटम में 35 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 35 होंगे, क्योंकि ब्रोमीन एक न्यूट्रल एटम हो जाएगा। और अगर उसमें प्रोटॉन 35 होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, भी 35 हो जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर 35 है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम एटॉमिक मास कहलाता है। यानी प्रोटॉन 35 और न्यूट्रॉन 45, ये दोनों जोड़कर कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ये ब्रोमाइड आयन का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज लेक्चर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के इतना ही। मैं हल्का सा समराइज कर दूं कि इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा, इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा, इस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियस के साइज और उसकी डेंसिटी की बात की, इस लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर की बात की, और अभी अभी हम लोगों ने लास्टली जो है टाइप ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियाई जो है आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोस्टर, आइसोडाइफर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक तरह के स्पीशीज होते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के जरिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगले लेक्चर में मैं आपको है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में है ना बातचीत करता हुआ मिलूंगा। थैंक यू सो मच।